गुड मॉर्निंग बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। ए चाइल्ड है चिकन पॉक्स, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द मदर यूज। चाइल्ड एक चिकन पॉक्स वाला बच्चा है, उसको मतलब नर्स क्या कर रही है, मदर को इंस्ट्रक्ट कर रही है क्या यूज करने के लिए। ओटमल बाथ फॉर सूथिंग एंड कैलामिन लोशन, या तो फिर ओटमिल बाथ फॉर हीलिंग एंड डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड विथ कैलामिन लोशन, ओटमिल क्लीनिजिंग बार एंड कैलामिन लोशन, या अल्फा कैरी लोशन इन द बाथ वाटर। ओटमल बाथ मतलब होता है आपका एक तो क्लीनिजिंग, आपका क्लीन बाथ मतलब ऐसा पानी आपको यूज करना है। ओट मील बाथ लेना है, ठीक है। ओट मील बाथ फॉर सूथिंग, तो ओट मील बाथ क्या होता है, देखिए जो स्मूथिंग बाथ होता है, मतलब स्मूथिंग बोलना चाहिए कि जो वार्म वाटर आप यूज़ करते हो, वार्म बाथ जो यूज़ करते हो। ओट मील स्नान इसलिए किया जाता है ताकि जो स्किन में कभी कभी जैसे कि बच्चे को डाइपर वगैरह अगर पहनाते हैं तो स्किन में रैसेज आ जाते हैं, मतलब मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से अगर कहीं स्किन में रैसेस आ गए या ईचिंग हो रही स्किन में, तो हमेशा कौन सा बाथ यूज़ करते हैं, ओट मील बाथ वो यूज़ होता है। समझ में आया। ओट मील बाथ कैसा होता है, वार्म बाथ होता है, मतलब पानी हल्का कैसा होगा, गुनगुना होगा। ओट मील बाथ जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्मूथली हो जाए, मतलब स्मूथनेस प्रेजेंट हो जाए स्किन में, इसलिए ओट मील बाथ का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि चिकन पॉक्स का बच्चा है, उसको चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स की बीमारी हुई है उसको, तो कौन सा बात उसको हम देंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, जो ओट मील बात है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। ओट मिल बाथ सूथिंग एंड कैलामिन लोशन, कैलामिन लोशन यूज करते हैं किसके लिए, ईचिंग को कम कर देता है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका डाइफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो आपका ये लोशन आपका जो यूज किया जाता है किसके लिए होता है, तो इरिटेशन को कम करता है। ये स्किन में जैसे कि जलता है, आपने देखा होगा जलता है, ठीक है। चिकन पॉक्स अगर किसी पर्सन को होता है तो वो जलता है, उसकी स्किन क्या होती है, बर्न होती है, जलने जैसा उसको फील होता है, तो उस इरिटेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। वो होता है किसके लिए, हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है चिकन पॉक्स में। तो बोला जा रहा है कि अगर बच्चे के लिए अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो उससे कौन सा बाथ यूज़ करना है, ओट मील बाथ यूज़ करना है, फॉर सूथिंग एंड कैलामिन लोशन यूज़ करना है, क्योंकि ये क्या करता है, ईचिंग को, मतलब खुजली, अगर स्किन में खुजली होती है, ईचिंग होती है, तो उसको कम करता है, क्योंकि ईचिंग अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होता है, वाटर फॉर्म होता है और इससे स्किन में और ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। समझ में आया। तो ये सबसे पहले तो क्या करना है, हमको उसकी ईचिंग को कम करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओटमील बाथ सूथिंग एंड कैलामिन लोशन यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन द चिल्ड्रेन, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रेन। चिकन पॉक्स का जो साइन होता है, फीवर है कि रैसेस है कि सिवरिंग है कि मलास है, ठीक है। फर्स्ट साइन चिकन पॉक्स का क्या होता है, तो ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट साइन होता है रैसेस। सबसे पहले क्या प्रेजेंट हो जाता है, रैसेस, उसके बाद आपका आता है सिवरिंग, उसके बाद मलास नहीं देखिए मलास होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो क्या आ जाते हैं, बॉडी में रैसेस आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्पेशली रूप से ये रैसेस कहाँ कहाँ किस एरिया में आते हैं, तो ट्रंक एरिया में आता है, सेंट्रीपीटल पार्ट में आता है। समझ में आया, सेंट्रीपीटल पार्ट और चेस्ट वाले एरिया में, ट्रंक एरिया में और चेस्ट वाले एरिया में, सीएस से नाम याद रखना, चेस्ट वाले एरिया में, मतलब सेंट्रल वाले पोर्शन में क्या होता है, चिकन पॉक्स होते हैं आपके। बाकी पाम वगैरह में क्या होता है आपका, स्मॉल पॉक्स, ध्यान रखिएगा। पाम वगैरह मतलब सेंट्रीफ्यूगल जिसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एरिया क्या होता है आपका, स्मॉल पॉक्स का होता है। वहीं पे हम बात करें सेंट्रीपीटल एरिया, मतलब ट्रंक वाला एरिया और चेस्ट वाला एरिया जिसमें फैल जाता है आपका चिकन पॉक्स, वो सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलता है बच्चे में बोला जा रहा है, तो क्या होता है आपका, रैसेस देखने को मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी होते सारे सिम्टम है, लेकिन सबसे फर्स्ट साइन जो होता है, पहला साइन जो दिखता है, कौन सा दिखता है, रैसेस का दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और चिकन पॉक्स तो सभी को मालूम है, चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या होता है, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस से क्या होता है, चिकन पॉक्स फैलता है। इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 7 to 14 या 7 to 16 या 14 to 16 या 10 to 14। तो एक बात और याद रखिएगा, कुछ कुछ ऑप्शन जो मिलते जुलते अगर मिले तो समझना कि वही, लेकिन आपका जो चिकन पॉक्स होता है लास्ट जो अगर उसका रिकवर जो इंक्यूबेशन है वो 20 बन जाता है, लेकिन नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड अगर पूछता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या, ऑप्शन सी, 14 to 16 डेज, 14 से 16 दिन, डेज होना चाहिए यहाँ पे, 14 to 16 डेज, मतलब 14 से 16 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, चिकन पॉक्स का। समझ में आया, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 14 से 16 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेप्रोमिन, लेप्रोमिन टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस, लेप्रोमिन जो टेस्ट होता है किसके लिए यूज किया जाता है, किसको डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं हम, तो लेप्रोसी, टीबी, मलेरिया या एचआईवी। लेप्रोमिन टेस्ट का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेप्रोसी।
लेप्रोसी को डायग्नोज करने के लिए हम लेप्रोमिन टेस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। और 0.1 ml इंट्राडर्मली हम इसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसका नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो लेप्रोमिन का दूसरा नाम होता है धर्मेंद्र। क्या होता है, धर्मेंद्र। इसका दूसरा नाम होता है, ध्यान रखिए, इसका नाम धर्मेंद्र नाम के नाम से जाना जाता है लेप्रोमिन का। और 0.1 ml इंट्राडर्मली लगाते हैं, इसका टेस्ट किया जाता है। और इसमें रिएक्शन क्या क्या होता है, देखिए 2 रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक मिस्टूडा रिएक्शन होता है, एक होता है फ्रेंड रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं लेप्रोमिन जब टेस्ट करते हैं तो 2 रिएक्शन देखने को मिलता है। एक तो आपका मिस्टूडा रिएक्शन देखने को मिलता है, और दूसरा होता है आपका फ्रेंच रिएक्शन, ठीक है। मिस्टूडा रिएक्शन में क्या होता है कि हम इसको 21 दिन में, मतलब ये जैसे टेस्ट आप करते हैं तो बॉडी से एक रिएक्शन होता है, तो 21 दिन में इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है 21 डेज में, ठीक है। फर्स्ट वाले को 21 डेज में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और फ्रेंच रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं 24 आवर्स में, 24 घंटे में, ठीक है। उसको 21 दिन में और इसको 24 आवर्स में ही क्या कर लेते हैं, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये ऑब्जर्व करने का प्रोसेस मतलब आप लेप्रोसी को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेप्रोसी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब भी कोई आप अगर यहाँ पे लेप्रामीन अगर आप उसको लगाते हो जैसे, तो बॉडी में रिएक्शन होता है। और जैसे रिएक्शन होता है तो कितने दिन में, जैसे कि आपका जो फ्रेंड जो होता है आपका, तो फ्रेंड 24 आवर्स में हो जाता है। और का मिस्टूडा जो होता है वो इसका रिएक्शन कितने दिन बाद देखने को मिलता है, 21 डेज में, ध्यान रखिएगा। 21 दिन में उसका रिएक्शन देखने को। लेप्रोमिन नाम से ही आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब लेप्रोसी। और लेप्रोसी डिसीज सभी को मालूम है। लेप्रोसी डिसीज क्या होती है आपकी, इसको सोशल स्टिग्मा डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी को क्या बोला जाता है, सोशल स्टिग्मा डिसीज भी जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा नाम इसका हैंसन डिसीज भी इसको बोलते हैं, हैंसन। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या होता है, हैंसन, ध्यान रखिएगा। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिसीज, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है हैंसन डिसीज। और सोशल स्टिग्मा, और क्या नाम होता है, सोशल स्टिग्मा। वहीं पे हम बात करें इसका, मैंने आपको इंक्यूबेशन बताया था तो 15 डेज तक होता है, लेकिन जो हाईली इन्फेक्शन जो देखने को मिलता है तो वो आपका 30 डेज तक, मतलब मंथ तक भी जाता है। ये लेप्रोसी की हम बात करें वहीं पे तो कितना इसका जाएगा आपका, लेप्रोसी मंथ तक भी जाता है, ध्यान रखिए। तो इसको किस नाम से बोलते हैं हम, हैंसन डिसीज और सोशल स्टिग्मा डिसीज, समझ में आया। हैंसन डिसीज और सोशल स्टिग्मा डिसीज के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो आपका 9 मंथ से लेकर 20 साल तक इसका रहता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 9 मंथ टू 20 ईयर्स, ठीक है। 9 मंथ से लेकर 20 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है लेप्रोसी का। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा क्या होता है, ये डिसीज फैलती है, समझ में आया। तो लेप्रोमाइन टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए प्रेग्नेंट वुमेन सफर फ्रॉम वारिसोला जोस्टर इन विच टाइम वर्टिकल ट्रांसमिशन रिस्क इज द हाई। तो सोशल स्टिग्मा, देखिए इसका ऑप्शन तो आप लोगों ने देख लिया होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब ऑप्शन बी इसका सही माना जाएगा। सोशल स्टिग्मा, ये सॉरी, वारिसेला जोस्टर। वारिसेला जोस्टर मतलब क्या होगा आपका, चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स बताया जा रहा है, कोई लेडीज है वहाँ पे, वो प्रेग्नेंट है, उसका बोला जा रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्या है आपका, वर्टिकल ट्रांसमिशन होने का। वर्टिकल ट्रांसमिशन होने का जो रिस्की होता है, इसी टाइम पे एचआईवी भी होने का रिस्की रहता है। और इसी टाइम पे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहता है आपका, वाइसोला चिकन पॉक्स डिसीज भी होने का बच्चे में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मदर के थ्रू, तो वो किसके थ्रू होता है आपका, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, सभी को मालूम है कि फर्स्ट के जो मंथ होते हैं, मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिस्की पीरियड होता है। क्योंकि उस समय पे क्या होता है, बेबी के पार्ट बनना स्टार्ट होते हैं, और उस समय अगर इंटर करता है तो सबसे ज़्यादा रिस्की पार्ट होता है, समझ में आया। उस समय क्या होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी कंसीव वाला पीरियड होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ही मदर अगर प्रेग्नेंट होती है तो 3 मंथ क्या होते हैं, बच्चे के पूरे ऑर्गन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते, मैच्योर नहीं रहते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो चिकन पॉक्स जो वाइसोला जोस्टर वाला इन्फेक्शन है, ये किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फैलने का, तो ध्यान रखिएगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द कोई भी डिसीज अगर मदर से जाके बच्चे में फैलता है, जैसे कि ट्रांसप्लेसेंटा अगर कोई डिसीज फैलती है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस मोस्ट ऑफ द होता है। कोई भी डिसीज यहाँ पे अगर मान लीजिए चिकन पॉक्स के बारे में बता दिया, या मान लीजिए HIV एड्स बता दिया, या RS इनकम, मतलब कोई भी अगर बोलता है कि इन्फेक्शन अगर होता है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मदर से जाके बच्चे में इन्फेक्शन कॉज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के अगर पूछता है तो आपको इसका ही आंसर देना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन डेथ किसकी वजह से होता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है।
साइकोसिस, सिजोफ्रीनिया या एल्जाइमर डिसीज। तो कौन सा होता है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एल्जाइमर डिसीज जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेंटल डिसऑर्डर का, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ओल्ड एज मतलब सबसे ज़्यादा एल्जाइमर डिसीज जो होती है आपका डिमेंशिया का टाइप होता है, और इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। और इसमें कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसमें क्या करता है, वर्क करता है, और इसमें जो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सीरोटोनिन और एसिटाइल कोलिन का, पर स्पेसिफिक रूप से एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो एल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब डिमेंशिया का एक फॉर्म होता है। ये किसका टाइप होता है, डिमेंशिया का, ठीक है। और डिमेंशिया किस में होता है, ओल्ड एज पर्सन में होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। समझ में आया। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो सबसे ज़्यादा अगर डेथ होने के चांसेस होते हैं तो किस डिसीज के कारण होते हैं, एल्जाइमर डिसीज के कारण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। A nurse working in the immunization unit what dose of BCG will be administered to 4-month-old infant who has not taken BCG at birth। एक नर्स वर्क कर रही है इम्यूनाइजेशन पार्ट में और बीसीजी का डोज लगा रही है किसी बच्चे को 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट, मतलब जो बच्चा 4 मंथ ओल्ड है एट बर्थ, अगर उसको नहीं लगा हुआ है तो वो 4 मंथ ओल्ड हो चुका है, तो उसको कितना डोज देना है बीसीजी का, तो उसको देना है 0.1 ml। मैंने इसके पहले भी इसको बताया है आपको, पहले वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने रखा था, क्योंकि बताया था कि एट बर्थ अगर बच्चे को देना है तो 0.05 होगा उसका, लेकिन अगर बच्चे को जन्म के टाइम पे अगर नहीं लगा हुआ है बीसीजी का वैक्सीन तो 0.1 ml। और सभी को मालूम है बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस क्लैमिटिक यूरिन होता है, जो टीबी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, समझ में आया। और इंट्राडर्मली दिया जाता है, इसका रूट क्या है, इंट्राडर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ए नर्सिंग ऑफिसर असेसिंग ए चाइल्ड फीवर विथ प्लियोमॉर्फिज्म रैसेस इन विच कंडीशन दिस साइन एंड सिम्टम सीन बाय ऑफिसर। मतलब नर्सिंग ऑफिसर है, अगर वहाँ पे फीवर भी आ रहा है बच्चे को और प्लियोमॉर्फिज्म रैसेस आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लियोमॉर्फिज्म अगर रैसेस की बात होती है तो क्या होता है, किसमें, चिकन पॉक्स में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। समझ में आया आपका। ये क्या होगा, प्लियोमॉर्फिज्म अगर रीजन अगर आ रहा है मतलब ये किसमें होगा, चिकन पॉक्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लियोमॉर्फिज्म रैसेस। क्वेश्चन को समझिएगा, प्लियोमॉर्फिज्म अगर रैसेस है तो किसमें आता है आपका, चिकन पॉक्स में। वहीं पे मैंने आपको बताया था सेंट्रीपीटल पार्ट, सेंट्रीपीटल हो जाएगा चिकन पॉक्स में, और सेंट्रीफ्यूगल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल पार्ट। और आपका ये होता है सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल पार्ट क्या होता है आपका, चेस्ट हो गया आपका, ठीक है, ट्रंक वाला एरिया सेंट्रीपीटल हो गया, और बाकी हैंड, पाम, सोल ये सब क्या होते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल वाले पार्ट होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स इन एरियाज में होता है आपका, और सेंट्रीपीटल पार्ट क्या होता है आपका, चिकन पॉक्स होता है। समझ में आ गया। तो पाम वगैरह जो एरिया इन्वॉल्व होते हैं किसमें होते हैं, स्मॉल पॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जब मैक्यूल, पैप्यूल और वेसिकल और स्कैब, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, स्कैब, ये चारों चीजें जब साथ में रहती हैं, एक साथ दिखती हैं, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, वाटरी फॉर्म में, ये सारे क्या होते हैं, वाटरी फॉर्म में, जैसे पिंपल्स पड़ता है तो वैसे वाटरी, पैप्यूल्स मतलब एक तो मैक्यूल होगा, पैप्यूल, फिर वेसिकल जो कि क्या होते हैं, फ्लूइड जिनमें कलेक्ट होता है, और इसके बाद स्कैब। ये जब चारों चीजें क्या होती हैं आपका, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स और स्कैब, ये 4 to 7 डेज में क्या होते हैं, अकर हो जाते हैं, मतलब बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये चारों जब एक साथ दिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिज्म। और मैक्यूल, पैप्यूल्स, वेसिकल, स्कैब, ये अगर चारों अगर प्रेजेंट है मतलब क्या है, किसके सिम्टम है आपके, चिकन पॉक्स के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चिकन पॉक्स क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म रैसेस है, ध्यान रखिएगा। प्लियोमॉर्फिज्म रैसेस किस में देखने को मिलता है आपका, स्मॉल पॉक्स में देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये किस में देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स में। समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगर प्लियोमॉर्फिज्म वर्ड अगर आता है मतलब किससे रिलेटेड है आपका, चिकन पॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स इज, सेकेंडरी अटैक इज रेट ऑफ चिकन पॉक्स इज, सेकेंडरी अटैक होने का चिकन पॉक्स का क्या रीजन होता है, कितना चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक आने पर चिकन पॉक्स का कितना परसेंटेज अटैक हो सकता। सबसे पहले तो आपको जानना है सेकेंडरी अटैक मतलब होता क्या है, कि जब दोबारा बीमारी अगर होती है, दोबारा किसी पर्सन को, मान लीजिए चिकन पॉक्स अगर उसको हुआ है और इसके बाद फिर हो जाती है, तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या होगा चिकन पॉक्स का, तो ये होता है 0%। क्यों,
क्योंकि जब भी किसी पर्सन को अगर चिकन पॉक्स हो चुकी है तो दोबारा अगर उसको आती है, अगर 0% नहीं 90% होगा, उसको ध्यान रखिएगा 90% होगा। सेकेंडरी अटैक रेट बोला गया है कि दोबारा बीमारी का हो जाना, मतलब दूसरों को बीमारी क्या करवा पाएगा, कितना करवा पाता है, ठीक है। सेकेंडरी अटैक मतलब क्या होता है कि आप ये समझिए कि ये बीमारी दोबारा किसी पर्सन को होती है, ठीक है। सेकंड अटैक होना मतलब होगा उसी बीमारी का दोबारा उसी व्यक्ति को होना, वो सेकंड अटैक कहलाएगा। लेकिन सेकेंडरी अटैक क्या कहलाएगा कि वही बीमारी दूसरों को कितना अफेक्ट करती है। मान लीजिए किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हुआ है, ठीक है, और चिकन पॉक्स होने के बाद उसको दूसरे पर्सन को वो कितना बीमार करेगा, वो सेकेंडरी अटैक कहलाता है। समझ में आया? मतलब इतनी इन्फेक्टिविटी रेट है उसके अंदर में। चिकन पॉक्स अगर किसी पर्सन को होता है तो उसका सेकेंडरी अटैक मतलब दूसरे पर्सन को, सेकंड अटैक वो कितना कर सकता है। देखिए 2 टर्म मैं आपको समझाती हूँ इसमें। सेकंड एक वर्ड आता है, एक आता है सेकेंडरी। यहाँ पे सेकेंडरी वर्ड लिखा है और यहाँ पे सेकंड अटैक दे दिया। सेकंड अटैक मतलब होता है उसी पर्सन को दोबारा उसका अटैक आया, सेकंड अटैक उसको आया उसी पर्सन को, तो वो तो होगा 0%। क्योंकि जब भी किसी पर्सन को मान लीजिए चिकन पॉक्स हुआ है, अगर दोबारा उसको चिकन पॉक्स फिर से होता है तो उसके अंदर 0% आएगा, उसी को वही अटैक आता है, वही प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका जो अफेक्ट है कितना होगा, 0% होगा। वहीं पे हम बात करें जो चिकन पॉक्स अगर किसी पर्सन को हुआ है तो सेकेंडरी अटैक मतलब दूसरे पर्सन को कितना वो अफेक्ट कर देगा, तो वो उसका सेकेंडरी अटैक हो जाएगा, मतलब दूसरे को वो अफेक्ट कितना करेगा, तो दूसरे को अफेक्ट वो 90% करेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसको स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स अगर आपने देखा, अभी भी कहीं ना कहीं रेयर केस में देखने को मिलता है। तो अगर विलेज वगैरह में देखें तो चिकन पॉक्स वाले पर्सन को बोलते हैं उसके साथ उसके घर नहीं जाना है या उसको छूना नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज होता है। एक साइंटिफिक रीजन देखे तो क्यों, क्योंकि ये 90% मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन के अगर कॉन्टेक्ट में अगर वो पर्सन आता है तो उसको 90% उसका इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंडरी अटैक रेट मतलब होता है कि दूसरे पर्सन को कितना इन्फेक्शन होगा, और सेकंड अटैक मतलब होता है उसी पर्सन को दोबारा फिर से बीमारी का हो जाना। सेकंड अटैक तो वो 0% होगा और सेकेंडरी अटैक का हो जाएगा 90%। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर देके नहीं आओगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हु इज डिस्कवर ट्यूबरकुलिन टेस्ट, कौन सा पर्सन है, कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट डिस्कवर किए हैं, तो वोनीक्रेट, लुइस पास्चर, रोनाल्ड रॉस एंड एडवर्ड जेनर। तो वोनीक्रेट क्या है आपके, जो वोनप्रीक्रेट ने क्या किया था, ट्यूबरकुलिन टेस्ट का डिस्कवर किया था, ध्यान रखिए। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस में किया जाता है, टीबी के लिए किया जाता है। और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में होता क्या, ध्यान रखिएगा, तो पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, प्यूरिफाइड डेरिवेटिव टेस्ट। पीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव टेस्ट, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। इसका पूरा नाम क्या है, प्यूरिफाइड, पीपीडी टेस्ट जो होता है ध्यान रखिएगा, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है किसके लिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। इसका हम यूज़ करते हैं, कितना करते हैं, 0.1 ml। मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा 0.1 ml मोस्ट ऑफ द सभी में, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ये 0.1 ml इंटरनेशनल यूनिट। और इसका जो रिपोर्ट मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट कितने टाइम तक मॉनिटर करते हैं, तो 48 से लेके 72 आवर्स तक इसका रिपोर्ट हम क्या करते हैं, पीपीडी में चेक करते हैं। समझ में आया? और ये टेस्ट, पीपीडी टेस्ट क्या होता है आपका, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कब आया था, ध्यान रखिएगा, जो पीपीडी टेस्ट है कब आया था, तो 1907 में आया था। कब आया था, 1907 में, ध्यान रखिएगा, ये कब आया है, 1907 में, ठीक है, 1907 में ये टेस्ट आया हुआ है। समझ में आया? और ये 48 से लेकर 72 आवर्स तक इसका रिपोर्ट हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि इसमें टीबी के जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसका हम टेस्ट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो टीबी कौन डिस्कवर्ड है इसका, आपका जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है आपका जो किया जाता है, पीपीडी जिसका फुल फॉर्म होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो डिस्कवर किया है तो वोम्पीक्रेट ने किया है, वोम्पायर क्वेट आप बोल सकते हो, वोम्पायर क्वेट ने क्या किया है इसका। और यहाँ पे हम लुइस पास्चर की बात करें तो लुइस पास्चर ने पॉस्चुरेशन की मेथड से दिया था। रोनाल्ड रॉस ने किसका खोज किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, जो मलेरिया डिसीज है उसका डिस्कवर किया था। ध्यान रखिएगा, मलेरिया डिसीज के बारे में किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने। और एडवर्ड जेनर ने किसका किया, फादर ऑफ वैक्सीन का डिस्कवर, जिसमें सबसे पहला वैक्सीन चेचक के टीके की खोज, मतलब स्मॉल पॉक्स का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ध्यान रखिए, तो फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, एडवर्ड जेनर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए,
वोम्पायर क्वेट ने क्या किया था, ट्यूबरकुलिन टेस्ट का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एयर वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, एयर वेलोसिटी, एयर की जो वेलोसिटी है उसको हम किससे मेजर करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से, साइक्रोमीटर से, एनोमिनोमीटर से, या वेट बल्बोमीटर से। तो किससे करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एयर की जो वेलोसिटी है उसको हम किससे चेक करते हैं, एनीमोमीटर से, ठीक है, एनीमोमीटर से। हाइड्रोमीटर से तो वाटर की करते हैं हम चेक सॉरी तो एनीमोमीटर से क्या करते हैं, हम एयर का चेक करते हैं, हाइड्रोमीटर का हम वाटर का चेक करते हैं। वहीं पे हम साइक्रोमीटर की बात करें तो साइक्रोमीटर में हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड, ह्यूमिडिफाइड का हम किसका चेक करते हैं, ह्यूमिडिफाइड सभी को मालूम है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, अगर नमी प्रेजेंट होती है वहां पे जो ह्यूमिडिफाइड का चेक करते हैं तो साइक्रोमीटर से करते हैं। और वेट बल्बोमीटर हो गया आपका, समझ में आया। तो वेट क्या होता है आपका, गीला, जिसमें हम वेट बल्बोमीटर से क्या करते हैं, अगर वहां पे फ्लूइडी मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, वेट बल्बोमीटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एयर की अगर वेलोसिटी देखना है तो किससे देखेंगे, एनीमोमीटर से, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विथ इम्पेसाइज दैट हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इन अ साउंड फैमिली इन साउंड इन्वायरमेंट। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इम्पेसाइज द हेल्थ, हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, साउंड माइंड, साउंड बॉडी और साउंड फैमिली, साउंड इन्वायरमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके लिए दिया गया है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है आपका इकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट है, फिजिकली आपका माइंड हो गया आपका क्या, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका इकोलॉजिकल, फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, माइंड और फैमिली, ठीक है। तो आपका ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलकर क्या होते हैं, आपका बनाते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या बनाते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट मिलकर क्या बनाते हैं, होलिस्टिक, मतलब सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। तो जब तीनों कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है आपका, होलिस्टिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रोड टू हेल्थ कार्ड आर ग्रोथ चार्ट विथ डिजाइन, जो रोड टू हेल्थ कार्ड आर ग्रोथ चार्ट विद डिजाइन किया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो एडविन चैडविक, डेविड मोरली, गोपालन सी विस्लो, तो किसके थ्रू दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी है, डेविड मोरली ने इसको दिया है, ध्यान रखिएगा। रोड टू हेल्थ कार्ड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये चार्ट दिया गया था, ठीक है, जिसमें बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ उसके एज के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको जो दिया था किसने दिया था, डेविड मोरली ने दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन इंडिया विच वन इज फॉलोइंग द फर्स्ट रेफरल यूनिट, इंडिया की फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है, आपको बताना होगा, सीएससी, पीएससी, सब सेंटर, इम्यूनाइजेशन। तो इंडिया की फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए विलेज होता है, विलेज के बाद सब सेंटर बनता है, सब सेंटर जो कि 3000 से, मैंने आपको कल बताया था, कल के उसमें सेशन में 5000 तक पॉपुलेशन होती है आपकी, 20,000 से लेकर आपका 30,000 तक होता है आपका पीएससी की पॉपुलेशन। वहीं पे 80,000 से लेकर 1,20,000 तक 1,20,000 तक क्या होता है आपका सीएससी की पॉपुलेशन होती है। तो सीएससी हमारा क्या होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई केस सब सेंटर में अगर फाइंड आउट नहीं हो रहा तो उसको हम पीएससी में कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब सेंटर या पीएससी क्या होते हैं, छोटे छोटे गांवों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सीएससी जो होती है हमारी थोड़ा लार्ज एरिया में बनी होती है, जिसमें सारे मेडिकल ऑफिसर, सारे जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे होती हैं। तो फर्स्ट जो रेफर किया जाता है उसके बाद सीएससी में किया जाता है, समझ में आया, फर्स्ट रेफरल यूनिट, मतलब सब सेंटर पीएससी में जो केस सॉल्व नहीं होते कहाँ रेफर किए जाते हैं, सीएससी में किया जाते हैं। और सीएससी में भी अगर मान लीजिए सॉल्व नहीं होता है तो वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सेकंड रेफरल यूनिट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या है आपका, सेकंड जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अगर नहीं जाता है तो ये फिर कहाँ जाएगा, मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कहाँ जाएगा आपका, मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या होता है, ये रेफर होता है, समझ में आया। तो अगर फर्स्ट बोला जाए तो आपका सीएससी आएगा, सेकंड आएगा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा, थर्ड आता है तो आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल के नाम आप सुनते हो वो क्या होते हैं आपके, जैसे कि स्पेशलिटी वाइज जो हॉस्पिटल बने होते हैं वो आपके किस में जाएंगे, आपके थर्ड रेफरल यूनिट में चले जाते हैं, समझ में आया। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है आपकी, सीएससी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन क्या होता है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। उसकी बैकबोन क्या होती है तो ये बताना है आपको। तो उसका पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का जो बैकबोन होता है क्या होता है, होम विजिट होता है, रिकॉर्डिंग होता है, हेल्थ एजुकेशन होता है कि इम्यूनाइजेशन होता है। तो बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का होता है क्या आपका, होम विजिट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होम विजिट, क्योंकि जब आप पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का पहला काम होता है क्या, होम विजिट करना, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर अगर आप विजिट नहीं करोगे तो आपको सारा डाटा मालूम नहीं होगा। तो पहला वर्क होता है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का होम विजिट करना। रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग तो देखिए विजिट करने के बाद होता है आपका,
हेल्थ एजुकेशन आप तभी करोगे जब तक आप विजिट नहीं करोगे, तो आप किसी को हेल्थ एजुकेशन नहीं दे पाओगे। इम्यूनाइजेशन भी अगर आप करोगे तो सबसे पहले आपको हेल्थ होम विजिट करना होगा, उसके बाद ही क्या करोगे। तो होम विजिट में भी फेसेस होते हैं आपके, प्री इंटरेक्शन फेस हो गया, ठीक है, इंटरेक्शन फेस होता है, तो ये सारे फेस, ओरिएंटेशन फेस होता है, ये सारे फेस होते हैं आपका होम विजिट में। इसके बाद आपका लास्ट जो फेस होता है टर्मिनेशन फेस होता है। तो ये फेस किसके होते हैं, आपके होम विजिट के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप होम विजिट करते हो तो ये सारे फेस होते हैं, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आपका होम विजिट कंप्लीट माना जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द न्यू बॉर्न बर्थ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद इन। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है, अब आजकल आपको सभी को मालूम है बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कब हो जाता है, बच्चा इंडिया में बोला जा रहा है कि विद इन मतलब बच्चा अगर जन्म लेता है उसके विद इन कितने टाइम तक उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो न्यू बॉर्न बेबी का जो रजिस्ट्रेशन वो कितने टाइम तक होना चाहिए, 21 डेज। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 21 डेज। एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका 14 डेज और डेथ रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है 7 डेज में। तो 14 डेज और 7 डेज को मिला के क्या होता है, रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दोनों बनाए जाते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर पूछा जाए तो आपका दोनों को मिलाकर क्या होता है, यहाँ पे दोनों को मिलाकर कितना बोला जाएगा, 7 डेज। और देखिए डेथ, अगर यहाँ पे देखिए, अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है 14 डेज में, ध्यान रखिएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो होता है 14 डेज में होता है, लेकिन यहाँ पे 14 डेज नहीं दिया हुआ है। और डेथ रजिस्ट्रेशन होता है आपका 7 डेज में, और 7 और 4 को मिला दो तो कितना होता है आपका 21 डेज, ठीक है। 21 डेज हो जाता है न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना होता है 21 डेज। लेकिन अगर मान लीजिए 14 डेज दिया हुआ है तो बर्थ रजिस्ट्रेशन 14 डेज में ही होता है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 14 होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, न्यू गाइडलाइन में अभी 21 डेज दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन डेथ रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होता है, तो 7 डेज में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही है आपका। और बाकी जो बच्चे अभी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि अभी इसके पहले वाले सेशन में कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया था, एक बच्चे का कमेंट्स आया था, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन रखी थी, मुझे उसका आंसर देना है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट पढ़ा रही थी ताकि आपका मैं वो आंसर दे सकूं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन जो था, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन इसमें ओरली बोल रही हूँ और लिख के भी बता रही हूँ। मैच करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन, मैं बताऊंगी आपको, मैच करने के लिए दिया गया था, ठीक है, मैच फॉलोइंग दिया गया था। मैच करने के लिए दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था फ्रैक्चर का, फ्रैक्चर दिया था मैंने, मैच करने के लिए बताया था। एक दिया था मैंने स्ट्रेन। एक बच्चे को समझ में नहीं आया था कि लास्ट का जो ऑप्शन है वो समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूँ आपको। और एक एक दिया था ब्रूसिंग, ठीक है, ब्रूसिंग दिया था, स्ट्रेन दिया था, और लास्ट में दिया था डिसलोकेशन। क्या दिया था, डिसलोकेशन। तो मैं ओरली थोड़ा सा इसको बता देती हूँ कि क्या क्या होता है आपका। तो देखिए आपका जो फ्रैक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो फ्रैक्चर क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो फ्रैक्चर मैंने ऑप्शन में दिया था ग्रीन स्टिक। क्या दिया था, ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर का नाम दिया था। और ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है आपका, ये किस में होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों में होने वाला फ्रैक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है किस में होता है, आपका बच्चों में होने वाला फ्रैक्चर होता है। यहीं पे जो मैंने स्ट्रेन बताया था, मसल इंजुरी, किसके लिए यूज होता है, मसल इंजुरी। अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का मसल में इंजुरी हो जाता है, मसल में कोई ट्रोमा हो जाता है, या मान लीजिए कि अब सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि अगर कहीं पे आप गिर जाते हो और मसल कहीं पे क्या होता है, प्रेशर हुआ, वहाँ पे रेडनेस हो गया, स्वेलिंग आ गई, या वहाँ पे इंजुरी अगर हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको ठीक करने की कोई आपको बहुत पेन हो रहा है, या तो फिर वहाँ पे किसी प्रकार से स्किन इंज्योर्ड हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हो, स्ट्रेन यूज करते हो। उसको अगर स्ट्रेन से आपने बांध दिया, ठीक है, स्ट्रेन से अगर आप बांधते हो तो क्या होता है, जो इंजुरी होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होती है, जब स्ट्रेन आप उसके लेग में बांधते हो, मान लीजिए कि हैंड्स में हो गया, लेग में कहीं भी इंजुरी अगर आती है, सपोज दैट मैं आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगी, ये लेग हो गया आपका, यहाँ पे इंजोर्ड है, और स्ट्रेन से आप क्या करते हो, उसको जोर से स्ट्रेन से क्या करते हो, टैग कर देते हो, उसको बांधते हो, ठीक है। तो स्ट्रेन से अगर आपने बांध दिया वहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरह में उसका जो लेग है, इस तरह में उसका जो पेन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से होता है स्ट्रेन लगाना। देन इसके बाद ब्रूसिंग, ब्रूसिंग मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन। ब्रूसिंग का मतलब होता है आपका ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन। ब्लूइश डिस्कलेशन कब हो जाता है, जब स्किन में कोई मान लीजिए कि ट्रोमा हो जाता है, या स्किन में मान लीजिए किसी प्रकार का बोलना चाहिए कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की अगर कमी, और ऑक्सीजन की कमी तो तभी होगी जब कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी।
ठीक है, कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ही ये प्रॉब्लम आएगी। समझ में आया? तो ब्रूसिंग मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन, और ब्लूइश डिस्कलेशन स्किन का इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, साइनोसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। साइनोसिस, साइनोसिस, ब्रूसिंग को हम क्या बोलेंगे, साइनोसिस इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन कब होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्रूसिंग मतलब ब्लूइश डिस्कलेशन, स्किन का जो कलर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रूसिंग बोलते हैं। यहीं पे लास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बच्चे को समझ में नहीं आया था, इसका कमेंट्स आया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। इसीलिए मैं ये जो सेशन था मैंने जल्दी जल्दी इसको पढ़ाया ताकि लास्ट में आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे के द्वारा उसका मैं रिस्पॉन्स दे सकूँ, ठीक है। डिसलोकेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट वाला पोर्शन हो गया। अब ये लेग का जॉइंट वाला पोर्शन हुआ। अब अगर मान लीजिए कि अगर फ्रैक्चर होता है, अभी हमने आपको फ्रैक्चर बताया, इसके पहले फ्रैक्चर में मैंने ग्रीन स्टिक आपको बताया। तो ग्रीन स्टिक मतलब होता है एक छड़ी हो गई, हरी छड़ी हो गई, मतलब वो सूखी हुई लकड़ी नहीं है। हरी मतलब हरा समझते हो ना, कि मतलब अभी वो डेड नहीं हुई, डैमेज नहीं हुई, वो ग्रीन स्टिक है, आपकी हरी लकड़ी है। और जब वो टूटती है तो वो पूरी तरह से टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी, इस तरह से वो मुड़ गई, लेकिन वो टूटी नहीं, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं, बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है, बच्चों का जो बॉडी होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेवल होता है, और वहाँ पे बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है, बच्चे मान लीजिए कहीं पे गिरते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बोन होती है अगर वो फ्रैक्चर होती है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे में जो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है। बच्चों का जो बोन्स है वो टूटता नहीं है, तो वो किस तरह से क्या होगा, बैंड हो जाएगा। बैंड मतलब टूटेगा नहीं, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये अगर ये बोन है तो वो इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये जो फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, बच्चे में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे मैंने आपको बताया डिसलोकेशन। अभी डिसलोकेशन का एग्जांपल दे रही थी मैं आपको कि मान लीजिए कि ये लेग है और लेग में ये ज्वाइंट दिया है, ठीक है, ये ज्वाइंट दिया हुआ है। ये जो बोन है, बोन अपने ज्वाइंट से हट के इधर हो जाए, डिसलोकेट हो जाए। अब अभी इसको सीधा होना था, लेकिन वहां पे ना हो कि वो हट जाए, वहां से उस एरिया से हट जाए, दूसरी एरिया में अगर वो मुड़ जाए, ठीक है, टूट गई है बोन, डिसलोकेट हो गई है, तो ज्वाइंट से क्या हो गई है, डिसरप्ट हो गई है। मतलब अपनी ज्वाइंट पे ये वाला जो बोन है, ये वाला जो बोन, तो ये वाला जो बोन है आपका, तो ऐसे टूट के कहाँ गिर जाए, ये इस तरह से अगर टूट के मान लीजिए अपने लेवल से डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, अपने ज्वाइंट वाले पोर्शन से वो क्या हो जाए, हट जाए, तो वो क्या, इसको हम बोलते हैं डिसरप्शन ऑफ द ज्वाइंट। अपने नॉर्मल ज्वाइंट से हट के वो दूसरे एरिया में लोकेट हो जाए, वो कहलाता है डिसलोकेशन। क्या कहलाता है, डिसलोकेशन। समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा आपको। जो फ्रैक्चर है आपका तो किस में होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द बच्चे में होने का चांसेस रहता है। वहीं पे हम बात करें, ब्रूसिंग मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन, स्ट्रेन का मतलब होता है मसल इंजुरी, और लास्ट होता है आपका डिसलोकेशन, जिसको हम बोलते हैं डिसरप्शन ऑफ ज्वाइंट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए, जिन बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे कमेंट्स किए कि मैडम ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कमेंट्स करोगे उतना ही आपका जो बोलना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है उतना क्लियर होता चला जाएगा, और ठीक है, और आपको जो डाउट होगा वो भी चीज़ें आपको नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको अपना डाउट अगर क्लियर करना है तो जो भी क्वेश्चन मैं अगर लाती हूँ, जो भी मैं पढ़ाती हूँ क्लास में, आप देखते हो, वॉच करते हो, उन क्वेश्चन को आप जरूर पूछो। चलिए, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग इसको कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम, नेक्स्ट मतलब सेशन में हम फिर से इसको आपको डिटेल में इसको हम समझा देंगे, ठीक है। इसलिए जिन क्वेश्चन का मुझे डिटेल में समझाना होगा उसमें मैं क्वेश्चन थोड़ा कम रखूंगी, और आपका जो भी डाउट होगा उसमें मैं क्लियर करूँ, क्योंकि अभी CHO का एग्जाम होने वाला है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे अपना क्वेश्चन कमेंट्स करके भी बताएं, लिख कर भी बताएं मुझे। और जिसको थ्योरी क्लास वॉच करना है, मैं अभी OBG की क्लास भी ले रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर उसके बाद कम्युनिटी की भी क्लास लेने वाली हूँ। तो जिन बच्चों को वॉच करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर मैंने कुछ बच्चों को भेजा भी है, तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा अपने ग्रुप से। तो अब थ्योरी वाली क्लास आपको देखना होगा, देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी क्लास को भी देखने से क्या होगा कि उसमें से जो बनने वाले बीच बीच के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जब आपको थ्योरी आपकी स्ट्रांग होगी तो बीच से कहीं भी एग्जामिनर पूछेगा तो आप पढ़ सकते हो। बाकी आप प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, MCQ क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अगर कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि जब तक आप उसको डीप में नहीं पढ़ोगे तो आपको इजीली कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। धन्यवाद। चलिए, एक नए सेशन के साथ कल हम फिर स्टार्ट करेंगे, और GS इंडिया ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए।